हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारा भ्रष्टाचार वाला टॉपिक चल रहा है और भ्रष्टाचार वाले टॉपिक में पिछले वीडियो में हम लोगों ने भ्रष्टाचार का अर्थ समझने का प्रयास किया था और अर्थ के साथ साथ ये भी जानने का प्रयास किया था कि अलग अलग संस्थानों ने या अलग अलग विधानों में भ्रष्टाचार की क्या परिभाषा वर्णित है, अर्थात भ्रष्टाचार को किस तरीके से परिभाषित किया गया है। अब इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग भ्रष्टाचार कितने प्रकार के होते हैं और भ्रष्टाचार के पीछे आखिर कौन कौन से कारण हैं जो इसे बढ़ावा देते हैं, जो भ्रष्टाचार के मुख्य पीछे कारण हैं, उनको भी जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि भ्रष्टाचार आखिर होता कितने प्रकार का है। तो एक मन में प्रश्न आता है कि क्या सिर्फ धन संबंधी जो हम दुरुपयोग करते हैं, धन का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या सिर्फ वही भ्रष्टाचार होगा? तो नहीं, भ्रष्टाचार की अवधारणा बहुत बड़ी होती है। जैसे कि यहां पर लिखा है कि भ्रष्टाचार के क्या हैं, अनेक रूप हैं। मात्र धन संबंधी दुरुपयोग करना भ्रष्टाचार नहीं कहलाता है, बल्कि वे सभी कृत्य जो सार्वजनिक सत्ता का दुरुपयोग करते हुए व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं या अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इसे हम किसी एक परिभाषा में बांधकर नहीं रख सकते हैं। भ्रष्टाचार को समझने के लिए हमें इसके प्रकारों को जानना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि आखिर कौन कौन से हम कृत्य करेंगे और वो भ्रष्टाचार के अंतर्गत आएंगे। जब तक हमें पता नहीं होगा कि कौन कौन से कृत्य भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं, तब तक हम भ्रष्टाचार से पूर्ण परिचित नहीं हो पाएंगे। तो अब इसको जानने के लिए संस्थानों ने अपने हिसाब से कई प्रकार बताए हैं। जैसे कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करें तो वह भ्रष्टाचार के 27 प्रकारों की बात करते हैं। वह कहते हैं कि भ्रष्टाचार के कितने प्रकार हैं? 27 प्रकार हैं। अर्थात 27 प्रकार के ऐसे काम हैं जो भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं। चलिए, हम समझने का प्रयास करते हैं भ्रष्टाचार के प्रकारों को। तो यह बोलते हैं कि सबसे पहला प्रकार है शासकीय पद का या अधिकारों या शक्तियों का दुरुपयोग करना। क्या क्या करना? शासकीय पद, अधिकारों या शक्तियों का दुरुपयोग करना। क्योंकि जब आप एक सार्वजनिक सेवा से जुड़ते हैं, लोक कार्यालय से जुड़ते हैं, तो आप एक शासकीय पद पर रहते हैं। वो पद कुछ भी हो सकता है, नायब तहसीलदार का हो सकता है, डिप्टी कलेक्टर का हो सकता है, डीएसपी का हो सकता है। तो बहुत सारे पद हैं। तो उस पद का आपको कुछ अधिकार दिए जाते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है? आपको कानूनों को लागू कराना है। आपको जो योजनाएं बनाई गई हैं उनको सामाजिक स्तर पर या स्थानीय स्तर पर उन्हें लागू करवाना है, उनका क्रियान्वयन सही तरीके से करवाना है। तो आप कार्य करते हैं तो आपको कुछ कार्य करने के लिए कुछ अधिकार दिए जाते हैं। तो आप उन अधिकारों का, आपको कुछ शक्तियां भी दी जाती हैं। तो आप उन शक्तियों का यदि दुरुपयोग करते हैं, दुरुपयोग किस चीज में करेंगे? अपने लाभ के लिए करेंगे, अपनों के लाभ के लिए करेंगे, या अपना बदला लेने के लिए, किसी दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए करेंगे। तो वो सब किसके अंतर्गत आता है? भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। तो पहला कारण क्या है कि शासकीय पद, अधिकारों और शक्तियों का दुरुपयोग करना। अगला आता है कि सार्वजनिक धन और कोष का दुरुपयोग करना। आप चूंकि एक सरकारी अधिकारी रहेंगे, लोक कार्यालय से जुड़े रहेंगे, तो आपके अंडर में बहुत सारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए धन भी आता है। मान लीजिए आप सचिव हैं, गांव के सचिव हैं, आपके पास पैसा आता है गांव में सड़क बनवाने के लिए। तो वो जो पैसा आता है उसे कहा जाता है सार्वजनिक धन। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह पैसा जनता का पैसा होता है, जनता के द्वारा टैक्स पे करके सरकार के पास पहुंचाया गया पैसा होता है, इसलिए उसको सार्वजनिक धन कहते हैं। और यह धन सार्वजनिक जनता या सभी जनता की भलाई के लिए उपयोग करने के लिए लाना चाहिए। तो जो धन आता है, जो सार्वजनिक धन होता है उसका, या जो कोष होता है उसका आप दुरुपयोग करते हैं, आप अपने लाभ में उसका उपयोग करते हैं, या आप किसी गलत योजना में या गलत तरीके से उसका उपयोग करते हैं, तो वो भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। अगले तरीके की बात करें तो वह बोलते हैं कि निम्न स्तरीय वस्तुओं या कार्य को स्वीकार करना। निम्न स्तरीय वस्तु मतलब, मान लीजिए आप एक सरकारी स्कूल के अध्यापक हैं या प्रिंसिपल हैं। अब आपको डेस्कों की जरूरत है, या मान लीजिए व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता है। व्हाइट बोर्ड की आवश्यकता थी, बेंचों की आवश्यकता थी। तो आपने क्या, एक एप्लीकेशन लिखी कि हमें पैसों की आवश्यकता है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में डेस्क और बोर्ड कम पड़ गए हैं।
तो आपके पास पैसा आता है। अब पैसा मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए आया कि आप इस 10 लाख रुपए से बोर्ड खरीद लीजिए, 10 लाख रुपए से बेंचें खरीद लीजिए। अब आपने क्या किया, आपने कहा कि मेरे पास तो 10 लाख रुपए आ गए हैं। 10 लाख रुपए में से आपने सोचा कि मैं इसमें से कुछ पैसे बचा लूं और कुछ पैसे मतलब सिर्फ 2 लाख रुपए में से जो रद्दी क्वालिटी की प्लाई होती हैं उनसे मैं डेस्क बनवा के स्कूल में रखवा दूं। तो ये जो निम्न स्तरीय वस्तुएं होती हैं, क्योंकि आपके लिए पैसा आया था एक उच्च क्वालिटी की उच्च स्तरीय वस्तुओं को लाने के लिए, ताकि जो सार्वजनिक कार्यालय है वह लंबे समय तक अच्छे तरीके से कार्य कर सके और उसमें जो स्कूल है वो उसमें जो बच्चे हैं उनको दिक्कत ना हो। तो सरकार अच्छे के लिए पैसा, अच्छी वस्तुओं के लिए पैसा भेजती है और आपने उस पैसे को अपने निजी लाभ में ले लिया और आधे से कम पैसे को योजना में लगाया या उस कार्य में लगाया। अब जब आप कम पैसा लगाएंगे तो जो वस्तुएं आएंगी वो निम्न स्तरीय आएंगी, और या आप कोई कार्य है वो निम्न स्तरीय कार्य स्वीकार कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास कोई क्या बोलते हैं ठेकेदार आता है, वो बोलता है इस सड़क बनाने का ठेका आप मुझे दे दीजिए। आपने बोला ठीक है हम आपको ठेका दे देते हैं। अब मान लीजिए आपने उसको ठेका नहीं दिया, तो वो बोलेगा एक काम करो आप कुछ पैसे ले लो, आप मुझे ठेका दे दो। तो जब वो आपको पैसा उपलब्ध कराएगा तो वो पैसे कहीं ना कहीं से तो कमाएगा। तो पैसे कहां से कमाता है, योजनाओं से कमाता है, अर्थात उस सड़क के लिए जो पैसा आपने स्वीकृत किया है वहां से कमाएगा। तो बात यह आ रही है कि आपने निम्न स्तरीय कार्य को स्वीकार कर लिया, मतलब वो पैसा आपको दे रहा है आपने उसको स्वीकार किया, तो वो उसमें गुणवत्ता की कमी लाएगा। तो वो दोनों चीजें किसके अंतर्गत आती हैं, भ्रष्टाचार के अंतर्गत आती है। अगली बात करते हैं आय से अधिक संपत्ति रखना। अर्थात आप जब एक सरकारी अधिकारी होते हैं तो आपकी सैलरी फिक्स होती है, आपको आय का विवरण देना होता है। तो आपकी जो आय होती है यदि आपके पास उससे अधिक संपत्ति पाई जाती है तो वह भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आती है, क्योंकि यदि आय से अधिक संपत्ति है तो वो कहीं ना कहीं अनैतिक तरीके से कमाई हुई होगी, जिसका आप विवरण नहीं दे रहे हैं, तो वह किसके अंतर्गत आएगी, भ्रष्टाचार के अंतर्गत आती है। अगले प्रकार की बात करते बोलते हैं अनैतिक आचरण करना। अनैतिक आचरण क्या होता है, आप चूंकि एक सरकारी अधिकारी हैं, आप लोक कार्यालय में प्रतिष्ठित होते हैं। मान लीजिए आप एक पुलिस अधिकारी हैं, डीएसपी हैं, आप बैठे हुए हैं, आपके सामने कोई व्यक्ति आता है और अपनी रिपोर्ट लिखाता है, अपनी समस्या सुनाने आता है। तो कहा जाता है कि कोई भी अधिकारी है सबसे पहले उसका जो मूल्य है वो है नैतिकता, उसके अंदर प्रशासनिक मूल्य समाहित होना चाहिए। प्रशासनिक मूल्य के अंतर्गत क्या होता है, एक मानवता होती है, जिसमें कहा जाता है कि कोई व्यक्ति यदि आपके पास समस्या सुनाने के लिए, समस्या का निराकरण करवाने के लिए आता है, तो सबसे पहले आप उससे नैतिकता से बात कीजिए, आप उसको बैठाइए और उसकी जो भी समस्या है उसको शांतिपूर्वक पूरी समस्या को सुनिए, फिर उसके बाद अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं कि वो व्यक्ति आता है और बोलता है कि सर ये समस्या है, आप मेरी समस्या लिख दीजिए, और आप उसको डांट देते हैं, धमका देते हैं, भगा देते हैं। या मान लीजिए एक उदाहरण होता है कि कोई माँ बाप हैं, अपनी बच्ची की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आपके पास आते हैं, वो बोलते हैं कि मेरी बच्ची 2 दिन से गायब है, मिल नहीं रही है, और आप उससे बोलते हो हाँ हाँ ठीक है, भाग गई होगी किसी के साथ। तो ये जो तरीका होता है बात करने का, ये क्या होता है, अनैतिक होता है, और जो अनैतिक तरीका है ये भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। इसीलिए प्रशासक का सबसे पहला गुण कहा जाता है नैतिक आचरण करना। अगली बात करते हैं हम, उपहार प्राप्त करना भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। उपहार से मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति है, कोई अधिकारी है, उसके लिए कोई अन्य संस्था या कोई ठेकेदार आपके लिए उपहार देता है, और वो उपहार किस लिए दिया जाता है, किसी ना किसी फायदे के लिए दिया जाता है, अर्थात आगे चलकर किसी योजना को पास करवाने के लिए, किसी ठेके को पास करवाने के लिए दिया जाता है। उपहार में कुछ भी हो सकता है, 2000 की घड़ी से लेकर मर्सिडीज कार भी हो सकती है। तो जो भी उपहार हैं वो यदि आप स्वीकार करते हैं तो वह किसके अंतर्गत आता है, भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है वो उपहार नहीं लेगा, और यदि कोई चीज लेता है, खरीदता है, तो उसका विवरण उसको देना पड़ता है। ठेकेदार एवं फर्मों को रियायत प्रदान करना। आप सरकारी अधिकारी हैं, आपके अंडर में बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारे ठेकेदार आते हैं। मान लीजिए आपको सड़क का निर्माण करवाना है, स्कूल का निर्माण करवाना है, कोई योजना क्रियान्वयन करवाना है, पुल बनना है, ब्रिज बनना है, तो उसके अंतर्गत बहुत सारे ठेकेदार आएंगे, बहुत सारे फर्म कार्य करेंगे। अब यदि आप इनको अनैतिक तरीके से रियायत प्रदान करते हैं जो कि नियमों में नहीं दिया गया है, तो वो भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना, यहां सिर्फ धन लेना ही भ्रष्टाचार नहीं है।
अनैतिक तरीके से किसी दूसरे को फायदा पहुंचाना भी किसके अंतर्गत आता है? भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। लालच या अन्य कारणों से शासन को हानि पहुंचाना, अब ये क्या हो जाएगा? मान लीजिए आप एक स्कूल के अध्यापक हैं, प्रिंसिपल हैं, स्कूल में पेंट करने के लिए आपके पास कलर आता है कि स्कूल की जो हालत है वो खराब हो रही है, इसका पेंट कर दीजिए। आप वो पेंट ले जाके घर में रख देते हैं और घर के उपयोग में ले लेते हैं। तो जब आप उसको उपयोग में लेंगे तो इससे स्कूल को क्या होगी? हानि होगी। और स्कूल को हानि से क्या हो रही है? शासन को हानि हो रही है, क्योंकि शासन का जो पैसा है उसका आपने दुरुपयोग किया है। तो लालच के कारण यदि आपने शासन को हानि पहुंचाई तो वो भी किसके अंतर्गत आते हैं? भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। टेलीफोन कनेक्शन देने में अनियमितता या लापरवाही करना, अर्थात अनियमितता मतलब आप उसको टाले जा रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप बोल रहे ठीक है कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। दूसरा अनियमितता बहुत है। दूसरी लापरवाही आप करते हैं, आप मान लीजिए उसको कनेक्शन देते हैं, आप दूसरे के कनेक्शन में फंसा देते हैं, कोई भी दिक्कत कर रहे हैं, तो वो सब किसके अंतर्गत आती है? भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। आयकर, संपत्ति कर आदि कम बताना या छिपाना, अर्थात आपके पास कितनी संपत्ति है, आपकी कितनी अर्निंग हो रही है, वह सब यदि आप सरकार को बताते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। यदि आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आप भ्रष्टाचारी नहीं हैं। और यदि आप टैक्स से बचने के लिए आयकर और संपत्ति कर को कम करके बता रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आता है? भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। भर्ती, नियुक्ति, स्थानांतरण एवं पदोन्नति के संबंध में गैर कानूनी रूप से धन लेना। यदि मान लीजिए भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है या स्थानांतरण हो रहा है, उसमें यदि आप गैर कानूनी रूप से धन लेते हैं या धन देते हैं तो वह दोनों ही भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। क्लियर है? अर्थात निष्पक्षता इसका प्रमुख गुण होता है। कार्य में निष्पक्षता होनी चाहिए, भर्ती प्रक्रिया जो है निष्पक्ष रूप से होना चाहिए, जो योग्य है उस योग्यता के आधार पर ही वो पोस्ट मिलनी चाहिए। और यदि आप अपना स्थानांतरण रोकने के लिए पैसे दे रहे हैं तो वह गलत साधन में आता है, वह भ्रष्टाचार में आता है। क्लियर है? आगे देखते हैं, शासकीय आवास पर अनाधिकृत कब्जा या उन्हें गलत तरीके से किराए पर देना। मतलब आप एक अधिकारी हैं, आपके लिए एक आवास आवंटित किया गया है, अब आप उस आवास पर कब्जा करके बैठ जाते हैं, उसको छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं, या फिर आप किराए से कोई और मकान ले लेते हैं और उसे किराए पे चढ़ा देते हैं। आप चूंकि सरकारी आवास है वो सिर्फ आपके उपयोग के लिए दिया गया है, यदि आपको उपयोग नहीं करना है तो वो आप वापस कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया? आप रह तो अलग रहे हैं और उस आवास को किराए पर चढ़ा देते हैं, तो ये भी अनैतिक तरीका होता है, ये भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। विस्थापितों के दावों का गलत मूल्यांकन करना। विस्थापित क्या होते हैं? मतलब एक स्थान पर कोई योजना चालू हो रही है, मान लीजिए डैम बन रहा है, बांध बन रहा है, तो अब जो जलाशय होता है, बांध होता है, उसका भराव बहुत ज्यादा होता है, वहां पर कुछ आदिवासी जनजाति या कई लोग निवास करते हैं। तो जब वो बांध बनता है तो उन लोगों को वहां से विस्थापित किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो उनसे कुछ दावे किए जाते हैं, उनसे कहा जाता है कि ठीक है आपकी जमीन जितनी डूब में आ रही है, आपका घर जो आ रहा है उसका हम पैसा आपको हर्जाना करेंगे, उसका पैसा सरकार के द्वारा दिया जाता है। अब उस पैसे का या उनके दावों का आप गलत मूल्यांकन करते हैं, कम मूल्यांकन करते हैं, तो वो भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रशासनिक अधिकारी का एक प्रमुख मूल्य ईमानदारी भी होता है। रेल एवं वायुयान के सीट आरक्षण एवं कोटे में अनियमितता बरतना, अर्थात यदि आप सीटों का जो आरक्षण उसमें भी अनियमितता बरत रहे हैं, किसी के लिए कोई सीट आरक्षित है, अब वो उसको उपलब्ध ना कराकर किसी व्यक्ति को पैसे लेकर उसको उपलब्ध करा दें, या उनको जो सुविधाएं उपलब्ध होनी है वो सुविधाएं ना देकर आप वो सुविधा विहीन कार्य करते हैं, तो वो भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। पुराने स्टाम्प या डाक टिकट का प्रयोग पत्र व्यवहार में करना। आप एक अधिकारी हैं, आपके पास बहुत सारे पुराने स्टाम्प डले हुए हैं, डाक टिकट डले हुए हैं, आप पत्र व्यवहार में उनका उपयोग करने लगे तो वो भी अनैतिक तरीका कहलाता है, वो भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। जाति, जन्म या मृत्यु के जाली प्रमाण पत्र पैसे लेकर बनाना। क्योंकि क्या होता है कि जब आपको प्रमाण पत्र बनवाने होते हैं, जो कि जाति प्रमाण पत्र होते हैं, जन्म प्रमाण पत्र होते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र होते हैं, इसकी एक प्रक्रिया होती है, इसके दिनों का निर्धारण होता है कि ये पत्र इतने दिन में बनाए जाएंगे। अब कोई व्यक्ति आपके पास आता है और उसको अर्जेंट जरूरी होता है, वो बोलता है एक काम करिए आप पैसे ले लीजिए और आप जल्दी बनवा दीजिए। तो ये जो पैसे लेकर अनैतिक तरीके से आप ये जो प्रमाण पत्र बना रहे हैं, चाहे वो जन्म हो, मृत्यु हो, जाति हो, आयकर कुछ भी हो, वो किसके अंतर्गत आता है? भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। शासकीय कर्मचारी को अपने निजी कार्यों
में प्रयोग करना। आपने देखा होगा अक्सर करके बहुत बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं उनके अंडर में जो कांस्टेबल कार्य करते हैं तो वो बोल देते हैं एक काम करो, जाओ सब्जी लेके आ जाओ, जाओ कपड़े धुलने डले हैं वो लेके आ जाओ, या घर के कामों में लगा देते हैं, बोलते हैं जाओ चाय लेके आ जाओ, सब्जी लेके आ, कोई भी काम। तो घर के कामों में या निजी कामों में यदि आप उन अधिकारियों को लगाते या उन कर्मचारियों को आप लगाते हो तो ये भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है, क्योंकि आप एक बड़े अधिकारी हैं, आपके अंदर यदि कोई कर्मचारी कार्य कर रहा है तो वह सामाजिक सेवा के लिए है, अर्थात यदि सामाजिक सेवा में कोई कार्य आता है उसको कराने के लिए वो अधिकारी आपको दिया गया है। जैसे कि गाड़ी के लिए आपको गाड़ी उपलब्ध कराई जाती है, उसके लिए जो ड्राइवर होता है तो वो ड्राइवर किस लिए दिया जाता है, वो दिया जाता है कि आपको जो कार्य है या आप जिस फील्ड पर कार्य करने के लिए जाते हैं वहां लाने ले जाने के लिए वो होता है। यदि आप बोलोगे जाओ बच्चों को स्कूल से ले आओ तो उसका उपयोग अब आप किसके लिए कर रहे हो, निजी कार्य के लिए कर रहे हो। तो जो निजी कार्य के लिए उसका उपयोग करना होता है वो भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। बिना पूर्व अनुमति या पूर्व सूचना के अचल संपत्ति अर्जित कर लेना, अर्थात आप यदि कोई संपत्ति खरीदते हैं तो उसकी सूचना आपको स्पष्ट तरीके से देना होती है कि इस संपत्ति को खरीदने के लिए जो पैसा आया है वो कहां से आया है, उसकी व्यवस्था कहां से हुई। तो यदि आप वह सूचना नहीं देते हो, आप बिना पूर्व अनुमति के बिना सूचना के कोई अचल संपत्ति खरीद लेते हो, अर्जित कर लेते हो, तो वह भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। विस्थापित के दावों के निपटान में अनावश्यक विलंब करना। अब कोई व्यक्ति विस्थापित हुए हैं, उनके जो दावे हैं उनको कुछ पैसा है, पैसा प्रोवाइड करना है, आपको पैसे देना है, उसमें आप अनावश्यक विलंब कर रहे हो। विलंब इसलिए कर रहे हो कि वो व्यक्ति परेशान हो जाए और परेशान होकर आपको रिश्वत प्रोवाइड करे, तो मतलब इसके पीछे कहीं ना कहीं पैसा लेना छिपा होता है। इसलिए विस्थापितों के दावों को निपटाने के लिए जो अनावश्यक विलंब किया जाता है इसे भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत रखा जाता है। मनी ऑर्डर, बीमा, मूल्य देय पार्सलों को प्राप्तकर्ता को ना देना, अर्थात मनी ऑर्डर के अंतर्गत कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसे भेजता है, किसी व्यक्ति का बीमा आता है या मूल्य देय पार्सल होते हैं, आप उनको अपने लाभ में ले लें या उनको दबा के रख लें, जिस व्यक्ति के वो हैं उन तक ना पहुंचाएं, तो वो भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। आयात निर्यात लाइसेंस देने में अनियमितता करना, यह भी भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं हम, तो शासकीय कर्मचारी की जानकारी सहयोग से सांठगांठ करके कंपनियों के आयातित एवं आवंटित कोटे का दुरुपयोग करना भी किसके अंतर्गत, भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। क्या क्या लिखा है, शासकीय कर्मचारी की जानकारी एवं सहयोग से सांठगांठ करके कंपनी के आयातित एवं आवंटित कोटे का आप क्या करने लगे, दुरुपयोग करने लगे, अपने लाभ में अपनों के लाभ के लिए करने लगे, तो वो किसके अंतर्गत आता है, भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। झूठे दौरे, भत्ते, विलंब, गृह किराया आदि का दावा करना। जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर कर कुछ अधिकारी होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि आप यदि कहीं जाते हैं, आप बस सेवा लेते हैं, रेल सेवा लेते हैं, आप कहीं जाके होटल में रुकते हैं और आप शासकीय कार्य के लिए या किसी कंपनी के कार्य के लिए आप जा रहे हैं और वहां जाकर आपको जो भी खर्चा होता है वो कंपनी की तरफ से या शासन की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको दिया जाएगा। और यदि सरकारी कर्मचारी या कोई भी प्राइवेट कर्मचारी जाता है, रहता थर्ड क्लास होटल में है और बिल बनवा लेता है फर्स्ट क्लास होटल का, खाता घर का ले जाया हुआ खाना है और बिल बनवाता है किसी 5 स्टार होटल का कि मैंने वहां पे खाना खाया था, जाता वो बस से है और टिकट बताता है वो एरोप्लेन की कि मैं एरोप्लेन से गया था। तो ये जो बेकार के दावे होते हैं, यह दावे भी किसके अंतर्गत आते हैं, भ्रष्टाचार के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनके द्वारा भी कहीं ना कहीं गलत तरीके से धन अर्जित किया जा रहा है, शासन को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। वाहन खरीदने के लिए स्वीकृत धनराशि का दुरुपयोग करना। जब आप एक अधिकारी बनते हैं, आप प्रशासनिक सेवा में आते हैं, तो आपके लिए वाहन खरीदने के लिए सरकार की तरफ से स्वीकृत धन दिया जाता है। जब आप इस लेवल के अधिकारी होते हैं, आपको फील्ड जॉब दिया जाता है, तो आपको वाहन की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए क्या होता है, पैसा स्वीकृत किया जाता है। अब उस पैसे का यदि आप दुरुपयोग करते हैं, आपके लिए आया 6 लाख रुपए, आप 4 लाख का वाहन लेके 2 लाख रुपए अपने जेब में डाले और वाहन लेके चल दिए, तो ये जो आप पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है, भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। ऐसे फर्मों या व्यक्तियों से ऋण लेना
जिनसे कार्यालयीन संबंध है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों से आप पैसे ले रहे हैं जिनको कभी ना कभी आपके कार्यालय से काम की आवश्यकता पड़ सकती है, अपने ठेकों को पास कराने के लिए या अपनी पुरानी पड़ी फाइलों को पास कराने के लिए आपके कार्यालय की आवश्यकता पड़ सकती है। और ऐसे व्यक्तियों से यदि आप पैसे लेते हैं या ऋण लेते हैं तो वह भी किसके अंतर्गत आता है? भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। जिन व्यक्तियों से अधिकारियों के कार्यकालीन संबंध होते हैं उनके वित्तीय दायित्वों को वहन करना भी क्या आता है? भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। आवासीय भूमि की खरीद बिक्री में धोखाधड़ी करना, कोई व्यक्ति मकान खरीदना चाह रहा है या कोई बेचना चाह रहा है, उसमें आप धोखाधड़ी कर दें तो वो भी किसके अंतर्गत आता है? भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। तो ये 27 प्रकार हैं जो केंद्रीय सतर्कता आयोग ने दिए हैं कि भ्रष्टाचार के कितने प्रकार हैं? 27 प्रकार हैं। तो इनमें से यदि कोई भी कार्य आप करते हैं या कोई भी व्यक्ति करता है तो वह भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है, उसे आपको करने से रोकना चाहिए या ऐसे कार्यों को करने से उन्हें बढ़ावा न देकर उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए। आइए हम बात करते हैं कि आखिर भारत में किस प्रकार का भ्रष्टाचार होता है। तो यदि हम भारत में बात करें तो भारत में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उसे 2 वर्गों में विभाजित करके हम देख सकते हैं। 2 वर्गों में, एक तो होता है उच्च वर्ग में और एक होता है निम्न वर्ग में। उच्च वर्ग मतलब क्या होता है? उच्च वर्ग मतलब क्या होता है कि जो उच्च लेवल के अधिकारियों में होता है, राजनेताओं में होता है, और यह होता है घोटालों के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है? घोटालों के माध्यम से होता है। और एक भ्रष्टाचार होता है जो निचले स्तर पर होता है, जो चपरासी से लेकर सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर तक करते हैं, है ना, छोटे लेवल पर होता है। और एक ऐसा होता है जबरदस्ती के साथ होता है। जबरदस्ती मतलब क्या होता है? आपसे काम कराने के लिए जबरदस्ती पैसा मांगा जाएगा और यदि आप पैसा नहीं देते हैं तो आपके काम को या आपकी फाइलों को नीचे दबा के रख दिया जाएगा। तो आपको जबरन ही पैसा देना पड़ेगा क्योंकि आप प्रत्यक्ष तौर पर उससे जुड़े हुए हैं। तो दूसरा प्रकार आता है क्या? जो छोटे तौर पर होता है वह क्या होता है? फुटकर तौर पर होता है, वह जबरदस्ती के साथ होने वाला भ्रष्टाचार है। तो कौन कौन से हो गए? एक उच्च स्तर पर जो घोटालों के माध्यम से होता है और एक निम्न स्तर पर होता है जो छोटे कर्मचारी चपरासियों के माध्यम, बाबुओं के माध्यम से किया जाता है, जो जबरदस्ती तौर पर होता है। 2 प्रकार का भ्रष्टाचार होता है। तो जो बड़े तौर पर होता है वह किसके द्वारा किया जाता है? राजनीतिज्ञ से लेकर उच्च अधिकारियों द्वारा किया जाता है। और एक ऐसा होता है प्रत्यक्ष रूप से। कैसा? ये जो राजनीतिज्ञ हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से लिप्त होते हैं घोटालों में। वो क्या करते हैं? बहुत सारी योजनाएं होती हैं, तो योजनाओं में जो धन स्वीकृत किया जाता है उन स्वीकृत धन को राजनेताओं द्वारा और उच्च अधिकारियों द्वारा क्या कर लिया जाता है? दबा लिया जाता है, अपने फायदे में उसका उपयोग कर लिया जाता है। और यह लाखों में नहीं होता, ये करोड़ों और अरबों में होता है, इसलिए इन्हें घोटालों का नाम दिया जाता है। इससे जनता जो है अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है, जनता पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए जनता को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे अभी नीरव मोदी ने घोटाला किया था, है ना, बहुत सारे ऐसे घोटाले होते हैं। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ है ना, चारा घोटाला हुआ था, बहुत सारे घोटाले होते हैं। लेकिन जनता को इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जनता पर प्रभाव तो पड़ता है, वो अप्रत्यक्ष तौर पर पड़ता है। अब समझने का प्रयास करेंगे हम कि अप्रत्यक्ष तौर पर कैसे पड़ता है। तो दोस्तों होता क्या है कि जो जनता टैक्स पे करती है, टैक्स पे क्यों करती है? सरकार के लिए करती है कि सरकार के पास जब ये पैसा जाएगा, पैसा एकत्रित होगा और उसका उपयोग लोगों की भलाई के लिए अनेक योजनाओं के माध्यम से लगाया जाएगा। तो जब हम टैक्स पे करते हैं तो उसमें हमें यह पता नहीं होता कि ये आखिर कहां जा रहा है, किस काम के लिए जा रहा है। हमारा दायित्व होता है कि आपकी अर्निंग इतनी है तो आपको टैक्स पे करना है। टैक्स आप कई तरीके से देते हैं, कर आप कई तरीके से देते हैं, एक प्रत्यक्ष कर भी देते हैं, एक अप्रत्यक्ष कर भी देते हैं। प्रत्यक्ष कर आप देते हैं मतलब आपकी आय ज्यादा है तो आपको फर्क पड़ेगा कि मेरा पैसा गया है। लेकिन जब आप कोई सामान, वस्तु खरीदते हैं उस पर भी कुछ टैक्स लगता है, उस पर भी कर लगता है, और वो समाहित होने के कारण, उसी मूल्य में समाहित होने के कारण आपको समझ में नहीं आता कि इसका भी पैसा मैंने दिया है, यह पैसा सरकार के पास गया है। और जब करोड़ों और अरबों में ये घोटाला होता है, ये पैसे जो योजनाओं में लगने वाले होते हैं ये बड़े अधिकारियों या राजनेताओं द्वारा दबा लिए जाते हैं, तो वह योजना विफल हो जाती है। विफल होने के कारण देश को तो नुकसान होता है, साथ साथ लोगों को भी नुकसान होता है, लेकिन यह लोगों को इतना ज्यादा प्रभावित नहीं करता क्योंकि लोग इससे अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े होते हैं, प्रत्यक्ष तौर पर नहीं जुड़े होते।
दूसरा होता है निचले स्तर पर होने वाला भ्रष्टाचार। निचले स्तर पर यह बाबुओं द्वारा किया जाता है, चपरासियों द्वारा किया जाता है, छोटे छोटे अधिकारियों द्वारा किया जाता है, और यह पूरे देश में व्यापक पैमाने पर फैला होता है। कैसा फैला होता है? व्यापक पैमाने पर। आप एक पर्ची बनवाने के लिए भी जाते हैं, आप राशन कार्ड से राशन लेने भी जाते हैं, तो आपको वहां बाबू को अपने काम कराने के लिए पैसा देना पड़ता है। आप जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, कुछ भी बनवाने के लिए जाते हैं, तो उसके लिए जल्दी करवाने के लिए या समय से भी वो करें, उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ता है। बगैर पैसे के काम नहीं होता है। तो जो पैसा देना पड़ता है निचले स्तर पर, यह निचले स्तर के भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। यह जबरदस्ती तौर पर होता है। आप नहीं भी देना चाहेंगे तब भी आपको देना ही पड़ेगा, तभी आपका कार्य पूरा होगा। और ये जो कार्य होता है, इस कार्य से जनता क्या होती है? प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। इन आंकड़ों की गणना की गई है लोक कार्य केंद्र ने। वो कहते हैं कि चेन्नई में हर चौथा व्यक्ति क्या करता है? अपना कार्य करवाने के लिए रिश्वत देता है, हर चौथा व्यक्ति। और यही आंकड़ा यदि हम बेंगलोर की बात करें तो वहां पर 8 का है कि 8 में से हर एक व्यक्ति, और पुणे में 17 में से हर एक व्यक्ति अपना कार्य करवाने के लिए घूस या रिश्वत देता है। तो भारत में भ्रष्टाचार समझ में आया, दो प्रकार से, घोटालों के माध्यम से होता है और एक जबरदस्ती तौर पर निचले स्तर पर होता है। आइए अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि भ्रष्टाचार जो हो रहा है, इसके जो इतने प्रकार हैं, इनके पीछे आखिर कौन कौन से कारण विद्यमान हैं। तो कारणों की बात करें तो कारण तो बहुत सारे होते हैं। राजनीतिक कारण होते हैं, प्रशासनिक कारण होते हैं, सामाजिक कारण होते हैं, आर्थिक कारण होते हैं। तो कारण तो बहुत सारे विद्यमान हैं। चलिए हम समझते हैं कि ये कारण कैसे विद्यमान है, ये किस तरीके से भ्रष्टाचार का कारण बनते हैं, भ्रष्टाचार को उत्साहित करते हैं। राजनीतिक कारण में हम बात करें तो आपको पता है कि जो कार्यपालिका है और जो विधायिका है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। जो विधायिका है वो विधान बनाती है, जो कार्यपालिका है उन विधान को लागू करती है। जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, और जो राजनेता हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? विधायिका के अंतर्गत आते हैं। अब यदि राजनीतिक नेतृत्व यदि खुद ही भ्रष्ट हो जाए, मतलब राजनीतिक व्यवस्था यदि स्वयं भ्रष्ट हो जाए और उसी के नेतृत्व के अंतर्गत किसे कार्य करना है? प्रशासन को काम करना है। प्रशासन किसके अंतर्गत कार्य करेगी? राजनीतिक नेतृत्व के अंतर्गत कार्य करेगी। और जब राजनीतिक नेतृत्व ही भ्रष्ट हो जाएगा तो प्रशासन तो स्वतः ही भ्रष्ट हो जाता है। अर्थात जो कार्य कराने वाला है वही भ्रष्ट हो जाएगा तो कार्य करने वाला स्वतः ही भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर दबाव होता है, दबाव आता है, और दबाव के कारण उसे मजबूरन भ्रष्ट होना ही पड़ता है। दूसरी बात आती है कि ये भ्रष्ट कैसे हो जाते हैं। तो चुनाव में अत्यधिक पैसे व्यय करना। जब चुनाव लड़ा जाता है तो प्रचार प्रसार के माध्यम से बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। इतना ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है कि आप यदि ये ग्रामीण लेवल की बात करें, एक सरपंच जो होता है उसकी सैलरी कितनी होती है? बहुत कम होती है, लेकिन वो सरपंच भी 12 से 13 लाख रुपए चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति खर्च कर देता है। तो आप सोचिए जो विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो कितना पैसा खर्च करते होंगे। तो जब ये पैसा खर्च किया जाता है, अब इनकी सैलरी तो फिक्स होती है, तो पैसा तो कहीं ना कहीं से कमाया जाएगा। तो पैसा कहां से कमाया जाता है? भ्रष्ट तरीके से कमाया जाता है। सरकारी योजनाओं के लिए जो पैसा पास किया जाता है उनमें घपला करके कमाया जाता है। तो जब यह कमाया जाता है तो इसकी भरपाई किसके द्वारा होती है? भ्रष्टाचार के द्वारा होती है। और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए राजनेता किस पे दबाव बनाते हैं? प्रशासन पे दबाव बनाते हैं। और राजनेता के साथ साथ प्रशासन भी क्या हो जाता है? भ्रष्ट हो जाता है। बात आती है कि इस पर कोई विधान क्यों नहीं बनाया जाता। तो जब राजनेता ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो राजनीतिक इस पे क्या इच्छा शक्ति होगी बनाने के लिए? नहीं होगी। राजनीतिक पहल अच्छी होगी? नहीं होगी। तो तीसरा कारण यही हो जाता है कि राजनीतिक पहल का ना होना, राजनीतिक इच्छा शक्ति का ना होना। इस पर कोई नियम नहीं बनाए जा रहे हैं, इस पर सही तरीके से कार्य नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासक और राजनेता बड़े बड़े घोटालों में संलिप्त होते हैं। और यही मुख्य कारण बन जाता है भ्रष्टाचार का। क्या बन जाता है? राजनीतिक कारण के अंतर्गत। क्लियर है? समझने का प्रयास किया कि आखिर किस तरीके से एक राजनेता, एक प्रशासक राजनीतिक तौर पर भ्रष्टाचार का कारण बनते हैं। बात करते हैं हम सामाजिक और सांस्कृतिक कारण की। तो आपको पता है कि समाज में अनेक कुप्रथाएं प्रचलित हैं, जैसे कि एक प्रथा होती है दहेज प्रथा।
आजकल के समय में जितने भी बड़ा अधिकारी होता है वो उतने ज़्यादा पैसों की मांग करता है। एक तो ट्रेंड सा चल गया है कि आप एक एसआई हो जाइए, कांस्टेबल हो जाइए, आप एक आईएएस अधिकारी बन जाइए, तो एक पैसों की लिस्ट बन जाती है कि आप एक डॉक्टर हैं तो आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप एक इंजीनियर हैं तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। सबसे ऊंचे ओहदे पर आईएएस अधिकारी को रखा जाता है कि आप आईएएस अधिकारी, आपको 1 करोड़ 2 करोड़ वगैरह वगैरह। इस तरीके का एक ट्रेंड बना दिया गया है दहेज का। अब जब लड़की का पिता होता है वो भी मान लीजिए सरकारी अधिकारी है, सरकारी कर्मचारी है। अब सरकारी अधिकारी कर्मचारी है तो उनका वेतन तो फिक्स होता है, वेतन बहुत कम होता है, 35,000 से लेके 60 70 80 हज़ार रुपये। अब उसको यदि अपनी बच्ची की शादी करने के लिए दहेज देना है तो उसको करोड़ों की व्यवस्था करनी होगी, लाखों की व्यवस्था करनी होगी। तो वह लाखों रुपए कहाँ से कमाएगा? तो वो लाखों रुपए को कमाने के लिए अनैतिक तरीके का उपयोग करता है और उसी अनैतिक तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो सबसे प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? ये जो समाज में प्रचलित कुप्रथाएं हैं वो हो जाएंगी, और उस कुप्रथा में सबसे प्रमुख तरीके से रखा जाता है दहेज प्रथा को। तो ये भी भ्रष्टाचार को बढ़ाने में सहायक होती हैं। समाज में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली शिक्षा का अभाव, जागरूकता संबंधी कमी होना। अर्थात समाज में बचपन से ही बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो नैतिक शिक्षा जैसे पाठ नहीं पढ़ाए जाते। उनको ये नहीं बताया जाता कि भ्रष्टाचार आखिर किस तरीके से समाज को हानि पहुंचाता है। उनको ना जागरूक किया जाता है कि हमारे समाज में क्या चल रहा है, कैसी अनियमितता फैल रही है। तो यही शिक्षा की कमी, जागरूकता की कमी भी आगे चलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, भ्रष्टाचार का कारण बनती है। अगली बात करते हैं भ्रष्टाचार। भारत में भ्रष्टाचार के विरोध के लिए कोई सशक्त जन विचार का ना होना, और एक हद तक समाज में भ्रष्टाचार को स्वीकृति सी प्राप्त हो गई है। जन विचार का ना होना मतलब क्या होता है? आप जानते होंगे, जैसे आपसे गांव में या कहीं भी पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप बोलते हैं हम सरकारी सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, या हम पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम एसआई की तैयारी कर रहे हैं, या आईएएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बोले हाँ हाँ आप करो। जैसे ही हाँ हाँ करो की बात आती है तो इसके पीछे क्या छिपा होता है? काला धन छिपा होता है। उनको पता है कि सैलरी तो इसकी 40,000 50,000 60,000 होगी, लेकिन इसके पीछे ये क्या कर लेगा? बहुत सारे पैसे कमा लेगा। इसीलिए तो आईएएस अधिकारी को दहेज प्रथा में सबसे ऊपर रखा जाता है। उसके लिए पैसे जो होते हैं सबसे ज्यादा होते हैं। उनको पता है सैलरी कुछ और है लेकिन कमाने का तरीका कुछ और है। अर्थात समाज में एक सशक्त जन विचार नहीं है इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। अर्थात इसको एक स्वीकृति सी मिल गई है। लोग बोलते हैं कि हाँ प्राइवेट जॉब में क्या रखा है, 6 घंटे की जॉब होती है, 50 से 60 70 हज़ार रुपए मिलते हैं। सरकारी सेवाओं से अधिक पैसा प्राइवेट सेवाओं में मिलता है, लेकिन वहां भ्रष्टाचार करने की जो छूट होती है वो बहुत कम होती है, नगण्य होती है। क्यों? क्योंकि वह प्राइवेट संस्था होती है और अपने कर्मचारियों पर निगरानी बनाए रखती है, निगरानी रखती है। सरकारी सेवाओं में ऐसा नहीं होता। सरकारी अधिकारी अपनी मर्जी का मालिक होता है, उस पर ज्यादा नियंत्रण नहीं होता, तो वो क्या करता है? भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। इसीलिए समाज में एक जन विचार बन गया है कि आप सरकारी सेवाओं में जाइए, आप भ्रष्टाचार करिए। तो ये जो स्वीकृति है ये भी भ्रष्टाचार का कारण बनती है। बात करते हैं आर्थिक कारण का, कि आखिर आर्थिक किस तरीके से भ्रष्टाचार का कारण बनता है। तो पहली बात है बाजारिक स्पर्धा का उपयुक्त रूप से प्रभावी ना होना। बाजार तंत्र की कमियां भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कैसे? एक स्पर्धा सही तरीके की नहीं है, बाजार तंत्र में बहुत सारी कमियां हैं। यहां पर क्या होता है? जिसकी मार्केटिंग अच्छी होती है वह मार्केट पर कब्जा कर लेता है, और जिसकी नहीं होती वो क्या हो जाता है? पीछे पिछड़ जाता है। अब मार्केटिंग करने के लिए, अपना कब्जा करने के लिए मान लीजिए एक टेंडर निकलता है। अब टेंडर जब भरा जाता है तो किसी को पता नहीं होता है कि टेंडर में किसका नाम आने वाला है। अब टेंडर में अपना नाम लाने के लिए, इस प्रतिस्पर्धा की होड़ में अपने आप को आगे रखने के लिए व्यक्ति क्या करता है? घूस को बढ़ावा देता है, अधिकारियों को पैसा खिलाता है कि आप किसी भी तरीके से अपने ये टेंडर मेरे नाम पर कर दीजिए। और यह क्या है? बाजार की कमियां हैं। तो यह भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। काम का बोझ, दबाव अधिक होने के बावजूद वेतन कम होना। ऐसे में निजी क्षेत्र के अधिकारियों की तरह जीवन शैली प्राप्त करने के लिए सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं इनकी कोई ड्यूटी फिक्स नहीं होती, इन पर काम का बोझ बहुत ज्यादा होता है, दबाव बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यह सार्वजनिक अधिकारी है, इसके एक एक निर्णय से समाज प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। तो इस पर काम बहुत अधिक होता है,
काम का बोझ बहुत अधिक होता है, दबाव बहुत अधिक होता है, लेकिन इसके बदले में जो सैलरी दी जाती है, जो तनख्वाह दी जाती है, वो बहुत कम दी जाती है। यदि हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में काम का दबाव कम होता है, काम का बोझ कम होता है और सैलरी और सुविधाएं बहुत अधिक दी जाती हैं। एक इंजीनियर होता है, एक डॉक्टर होता है, उसको बहुत सारी सैलरी होती है, बहुत सारी सुविधाएं, बंगला, कार, सब कुछ मिलती है, तो ये सुविधाएं बहुत अधिक होती हैं। अब जब सरकारी अधिकारी और प्राइवेट अधिकारी होते हैं, प्राइवेट वर्कर होते हैं, उनमें आप देखिएगा कि सरकारी अधिकारी के लिए बहुत मेहनत करनी होती है बजाय प्राइवेट नौकरियों में, और वो देखते हैं कि बहुत मेहनत करने के बावजूद मेरी सैलरी इतनी कम है और ये जो कम पढ़ा लिखा था थोड़ा, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, उसकी जीवन शैली मेरे से उच्च है, तो उसकी बराबरी करने के लिए वह अनैतिक तरीके से पैसे कमाने लगते हैं और इस अनैतिक तरीके से कमाए हुए पैसे से ही क्या होता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। आज की भौतिकतावादी दुनिया में व्यक्ति की पूंछ परख गुण, उच्च विचार और आचरण से ना होकर उसकी आर्थिक उपलब्धियों से होना, यह भी समाज का सबसे बड़ा कारण है। आप देखिएगा कि आपके पास कितने भी अच्छे गुण हैं, आपके कितने भी उच्च विचार हैं, बहुत धार्मिक विचार हैं, बहुत उच्च विचार हैं, आप में मानवता कूट कूट कर भरी हुई है, आपका आचरण बहुत अच्छा है, आप बड़ों को आदर देते हैं, छोटों से प्यार करते हैं, आपकी बोली में मिठास घुली हुई है, लेकिन आपको मान्यता नहीं दी जाएगी। मान्यता कैसे दी जाएगी? जिसके पास पैसा बहुत होता है, जो आर्थिक क्षेत्र में बहुत मजबूत होता है। मान लीजिए आपके यहाँ का कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाता है, कोई राजनेता आ जाता है जिसके पास बहुत पैसा है, तो उसके लिए अलग से कुर्सी खाली हो जाती है। तो ये जो मान्यताएं हैं, ये क्या करती हैं? नैतिकता को पीछे की ओर खींचती हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं। तो ये समाज के कुछ कारण हैं जो आर्थिक कारण के रूप में आते हैं, जिसमें बाजार की कमियां होती हैं, बाजार तंत्र की कमियां होती हैं, समाज की सोच होती है जो कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। बात करते हैं प्रशासनिक कारण में कि आखिर प्रशासन के कौन कौन से कारण हैं जो कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। तो एक कारण आता है नौकरशाही। क्या आता है? नौकरशाही। तो भारत में नौकरशाही की कार्यप्रणाली है, जैसे कि कानूनों, कठोर नियमों और जटिल प्रक्रियाओं तथा लिखित कार्यवाही से घिरी होने के कारण धन, श्रम, समय साध्य होती है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। नौकरशाही मतलब क्या होता है? जितना भी काम है वो किस पर होता है? अधिकारों पर निर्भर होता है, और जो अधिकारियों पर निर्भर होता है, वो अधिकारी जो कार्य करते हैं वो एक नियमों के तरीके से करते हैं, वही कहलाती है नौकरशाही। एक नियमों के तहत कार्य कर रहे हैं, आराम से काम चल रहा है, कानून बहुत कठोर हैं, नियम बहुत कठोर हैं, जटिल हैं, प्रक्रियाएं जटिल हैं और लिखित कार्यवाही होती है। मान लीजिए आपके लिए कोई प्रमाण पत्र बनाना है, या आपको मान लीजिए आप एक किसान हैं, आपको एक खेती का नक्शा डलवाना है, तो उसके लिए एक प्रक्रिया है कि पहले आप जाएंगे, आप एक फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद आप उस फॉर्म को नायब तहसीलदार के पास ले जाएंगे, नायब तहसीलदार के पास से वो पास होगा, फिर उसके बाद से वह कहाँ आएगा? पटवारी के पास आएगा। पटवारी आपको देगा, आपसे बोलेगा आप ग्राम सेवक के पास जाइए, ग्राम सेवक बोलेगा, फिर ग्राम सेवक के पास जब जाते हो तो ग्राम सेवक बोलेगा आप सरपंच के पास जाइए, सरपंच सचिव के साइन लेके आइए, फिर आप आते हैं, फिर ग्राम सेवक को देते हैं, ग्राम सेवक का साइन कराते हैं, फिर पटवारी के पास जाता है, फिर पटवारी के पास से वो वापस कहाँ जाता है? नायब तहसीलदार के पास जाता है। मतलब इतनी लंबी प्रक्रिया हो जाती है, इतनी जटिल प्रक्रिया हो जाती है, उसके कारण क्या होता है? लोगों का समय बर्बाद होता है, लोगों का धन बर्बाद होता है, और इन सब से बचने के लिए वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। वो बोलते हैं, पटवारी से मिल लेते हैं या नायब तहसीलदार से ही मिल लेते हैं कि साहब एक काम करो, आप ही पैसे ले लो और आप ही काम करवा दो। तो ये जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया का जो जाल है, जो नियम कठोर हैं, इनके कारण भी क्या होता है? भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। बात करते हैं हम अगले कारण की। भ्रष्टाचार प्रशासनिक कारण में ही आता है पारदर्शिता का अभाव। पारदर्शिता मतलब क्या होता है? आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें जनता को मालूम होना चाहिए कि उनके लिए कोई कार्य आया है, कोई योजना पास हुई है तो कितना पैसा पास हुआ है, किस तरीके से कार्य हो रहा है, उस कार्य की गुणवत्ता है क्या। लेकिन होता क्या है कि पारदर्शिता के अभाव में बहुत सारी गोपनीयता की आड़ में आंकड़ों को छुपा लिया जाता है, और इन आंकड़ों को छुपाने के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। मतलब कोई मान लीजिए मनरेगा योजना के तहत या ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत में एक सड़क बनने के लिए पैसा पास होता है, पैसा आपके पास आता है, सरकार के पास आता है, सरकार में मतलब सरपंच के पास आता है, सचिव के पास आता है।
अब गांव के जो व्यक्ति होते हैं ग्राम सभा बैठाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं नहीं ये काम तो बता ही नहीं सकते हैं, ये काम पारदर्शिता के खिलाफ है, सॉरी गोपनीयता के खिलाफ है, आप गोपनीयता बना के रखनी है। तो इस गोपनीयता की आड़ में बहुत सारे ऐसे डाटा छुपा लिए जाते हैं जिसके कारण भ्रष्टाचार को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। अब कितना पैसा आया, कितना पैसा खा लिया गया, कितना पैसा योजना में लगाया गया, इसकी जानकारी जनता को नहीं होती है और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलती है। इसी के कारण जो सूचना का अधिकार 2005 आया है वो इसी के लिए लाया गया है कि हर व्यक्ति को जानने का अधिकार होना चाहिए कि उसके आखिर अधिकार क्या हैं, उसके लिए जो योजनाएं पास की गई हैं वह उसमें कितना धन पास हुआ है, कितना कार्य हुआ है और कार्य की गुणवत्ता क्या है। कार्य होता क्या है, फाइलों में तो हो जाता है लेकिन भौतिक तौर पर नहीं होता, और यही भौतिक तौर पर ना होना ये है पारदर्शिता के अभाव के कारण। हमें पता ही नहीं होता कि फाइल में क्या क्या कार्य दर्ज हैं और भौतिक तौर पर क्या क्या कार्य हो चुके हैं। जब हम अपने गांव का अनुभव जानने का प्रयास करते हैं, जब निकालते हैं तो पता चलता हमारे गांव में तो 10 सड़कें बन चुकी हैं, 10 पुलियां बन चुकी हैं, लेकिन जब हम सूचना के अधिकार से उसको निकलवाते हैं तो ये कागज में तो बनी होती हैं लेकिन भौतिक तौर पर नहीं होती हैं। तो यह जो गोपनीयता है, गोपनीयता के कारण भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। एक होता है प्रशासकीय अनिश्चितता। प्रशासकीय अनिश्चितता कैसे होती है, प्रशासन में लाल फीताशाही, अक्षमता, औपचारिकता एवं असंवेदनशीलता के कारण प्रशासकीय अनिश्चितता की स्थिति रहती है। जब तक अवैध साधनों का सहारा नहीं लिया जाता है तब तक फाइल दबी की दबी रहती है। यहां पर शब्द देखना, एक लिखा हुआ है लाल फीताशाही। आप सोच रहे होंगे क्या है, तो आप लोगों ने देखा होगा जब आप कभी सरकारी कार्यालय में कार्य कराने जाते हैं तो जो फाइलें होती हैं वो लाल फीते से बंधी हुई होती हैं। तो वो जो लाल फाइल होती, जो फाइल होती है आपकी, वो नीचे दबा दी जाती है। मान लीजिए आप आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाते हैं, आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भर के आपने बाबू के पास जमा कर दिया। बाबू बोलेगा ठीक है 10 दिन बाद आना। आप 10 दिन बाद आते हैं, बोलते हैं कब आपने फाइल दी थी, आपने बोला इस दिन दी थी। बोले अच्छा ठीक है एक काम करना परसों आना। आप परसों जाते हो, बोलता एक काम करो नरसों आना। अब वो फाइल धीरे 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 नीचे दबती जाती है। उसका अर्थ है जो कल परसों करना होता है उसका काम होता है आपको परेशान करना, और परेशान करने के पीछे कारण होता है आपसे धन लेना। जब आप बहुत परेशान हो जाएंगे आप सोचेंगे यार कितना पैसा लेगा, 100 लेगा, 200 लेगा, 1000 रुपये लेगा, इसको यहीं दे दो, क्योंकि इतना तो मेरा पेट्रोल ही जल चुका है, इतनी बार मैं आके परेशान हो चुका हूं, मेरा समय भी व्यर्थ हो रहा है, मेरा धन भी व्यर्थ हो रहा है। तो ये किसको बढ़ावा दे रही है, ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। तो ये जो लाल फीताशाही है, फाइलों को दबाने की प्रकृति है, यह भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। अक्षमता, कार्य ना करना, बैठे रहना, मतलब 1-2 दिन चलो कल आना, परसों आना, नरसों आना, ये जो करना है कार्य को सही तरीके से ना करना, निर्धारित समय पर ना करना, ये भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। आप उसको 2 पैसे ज्यादा दे दीजिए, आप थोड़े से पैसे टेबल के नीचे से दे दीजिए, आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है, उसमें क्षमता आ जाती है कार्य करनी। तो जो अक्षमता है, जो औपचारिकता है, औपचारिकता क्या होती है, वही बात जो मैंने अभी बताई कि आप एक मान लीजिए खेती की नफ्ती करवाना है, कुछ भी काम करवाना है, तो आप एक के पास जाओगे, वो बोलेंगे अच्छा ये तो औपचारिक है, तो नियम में लिखा है, तो आपको इसके पास जाइए, फिर वो दूसरे के पास भेजेगा, वो तीसरे के पास भेजेगा, वो चौथे के पास भेजेगा। तो ऐसे ऐसे आप परेशान होते जाते हैं, और जब परेशान होकर आप थक जाते हैं तो आप किसको देंगे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। असंवेदनशीलता, वो असंवेदनशील है, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप कितने परेशान हो रहे हो, क्या हो रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है। तो वो कार्य के प्रति जो संवेदनशीलता होती है वो ना होना भी किसको देता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। कुछ होते हैं वैधानिक कारण। समझते हैं हम वैधानिक कारण क्या क्या है। तो संविधान में कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 310 और 311, ये भ्रष्ट लोक सेवकों को क्या देते हैं, शक्तियां प्रदान करते हैं, उनको सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं। इन आर्टिकल में लिखा गया है, इन अनुच्छेद में लिखा गया है कि जो प्रशासनिक अधिकारी है वो जिसने उसको नियुक्त किया है, जिसने उसको पद पर नियुक्त किया है, उससे छोटा अधिकारी उसको पद से नहीं हटा सकता है। दूसरा, यदि उसको पद से हटाया जाता है तो उसको अपने पक्ष में उपस्थित होने, अपने पक्ष में मत देने का उसको क्या दिया जाएगा, मत देने का एक मौका जरूर दिया जाएगा। बगैर उसकी दलील सुने उसे पद से नहीं हटाया जाएगा। तो ये क्या करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, बोलते हैं प्रक्रिया तो बहुत लंबी है, एक तो जिसने नियुक्त किया है वही हटा सकता है, दूसरी बात ये होती है कि जो प्रक्रिया है आप मुझे बुलाएंगे, मैं अपने पक्ष में कुछ मत रखूंगा, सामने वाला अपने पक्ष में, तो प्रक्रिया बहुत लंबी खिंचती जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण वह निर्भीक हो जाता है और निर्भीक तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है।
भारत में कानूनी प्रक्रिया अत्यंत जटिल है, विलंबकारी है, जिससे भ्रष्टाचारी इनका लाभ उठाकर एक क्या करते हैं, बच निकलते हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। मान लीजिए कोई अधिकारी भ्रष्टाचार के केस में पकड़ा भी जाता है, तो हमारे नियमों में एक तो विलंबकारी चलती है, मतलब केस इतने ज़्यादा हैं अदालत में, मर्डर के, रेप के, चोरी के, डकैती के बहुत सारे केस हैं, बहुत सारी फाइलें दबी हुई हैं। तो जब ये भ्रष्टाचार का मामला होता है तो बहुत सारी पेशियां होती हैं, कई सालों का समय लग जाता है, 10 साल निकल जाते हैं। तो 10 सालों में क्या होता है, उनको ताकत आ जाती है कि ठीक है भ्रष्टाचार किया है, 10-20 साल तक केस चलेगा, निपट लेंगे हम। तो ये क्या करते हैं, ये जो विलंबकारी प्रक्रिया होती है ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। जो कानूनी प्रक्रिया बहुत अति जटिल है, पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी, और पेशी पे क्या होता है, तारीख पे तारीख मिलती है, और तारीख पे तारीख मिलने से जो पैसे वाले व्यक्ति होते हैं, जो भ्रष्टाचारी व्यक्ति होते हैं, उनको डर नहीं होता है, वो पैसे फेंकते जाते हैं, तारीख बढ़ती जाती है, और इससे क्या होता है, भ्रष्टाचार को और अधिक बढ़ावा मिलता है। भ्रष्टाचार को रोकने हेतु बनाए गए जो कानून होते हैं या उनके क्रियान्वयन में क्या होती हैं, बहुत सारी कमियां होती हैं, और ये कमियां क्या करती हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं। क्या करती हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती हैं, क्योंकि ऐसा कोई सशक्त कानून नहीं बना है, ऐसी कोई प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है कि मान लीजिए किसी ने भ्रष्टाचार में कुछ पैसा कमाया है और उसने खर्च कर लिया, तो वो पैसा कैसे उससे छीना जाएगा, कैसे उससे वापस लिया जाएगा, उसको कुछ सालों की सजा होती है, ठीक है। और कानून क्या होते हैं, इतने कठोर नहीं है, कानून में बहुत सारी कमियां हैं, और कुछ ऐसे लूपहोल भी होते हैं जिसका फायदा उठाकर प्रशासनिक अधिकारी बाहर निकल जाता है, और ये सब कारण क्या करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। तो ये क्या थे, भ्रष्टाचार के कारण थे कि आखिर भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं, जिसमें हमने प्रशासनिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कारणों का अध्ययन किया, आर्थिक कारणों का अध्ययन किया। अब बात करते हैं कि गांधी जी ने एक बात कही थी अपनी यंग इंडिया के लेख में कि भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए कुछ और कारण भी हैं, और उन कारण को उन्होंने दिया था 7 सामाजिक पाप का नाम। वो बोलते हैं कि 7 ऐसे सामाजिक पाप हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, और इसका उल्लेख उन्होंने 1925 में यंग इंडिया में बताए थे, यंग इंडिया में इसका उल्लेख किया था। वो बोलते हैं कि बिना सिद्धांत के जो राजनीति होती है वह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, अर्थात राजनीति जो होना चाहिए वो सिद्धांत के आधार पर चलना चाहिए, और सिद्धांत के बिना जो राजनीति होगी वो क्या होगी, भ्रष्ट होगी, और वह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगी। वो बोलते हैं बगैर काम किए धन कमाना क्या है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की प्रक्रिया में आता है, अर्थात आप जो धन कमा रहे हैं वो मेहनत से कमाइए, काम करके कमाइए, बैठे बैठे धन ना कमाइए। आप जितना काम करते हैं उस काम के अनुरूप ही आप क्या लीजिए, भत्ता लीजिए या पैसा या धन लीजिए। वो कहते हैं बिना अंतःकरण के आराम नहीं करना चाहिए, जब तक कि आपको जो कार्य सौंपे गए हैं वो कार्य आप नहीं कर लेते हैं तब तक आपको आराम नहीं करना चाहिए। बिना चरित्र के ज्ञान जो होता है वो भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। वो कहते हैं कि आप कितने भी ज्ञानवानी बन जाइए, यदि आपका चरित्र अच्छा नहीं है तो आपको ये निर्धारित करने का मौका नहीं मिलेगा या निर्धारित करने की समझ ही नहीं होगी कि कौन सी चीज़ें नैतिक हैं और कौन सी चीज़ें अनैतिक हैं, कौन समाज की भलाई के लिए हैं और कौन समाज की बुराई के लिए हैं या समाज के लिए हानिकारक हैं, किस में अपना भला है, किस में समाज का भला है। सिर्फ आप दिमाग से काम लेंगे, आप ज्ञान से काम लेंगे, और आप में यदि चरित्र अच्छा नहीं होगा तो ये भी किसको बढ़ावा देंगे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। वो बोलते हैं बगैर नैतिकता का व्यापार करना। बोलते हैं यदि आप व्यापार करते हैं तो उसमें नैतिकता समाहित होनी चाहिए, उसमें ईमानदारी समाहित होनी चाहिए, उसमें सच्चरित्रता समाहित होना चाहिए। इसके बगैर यदि आप व्यापार करते हैं तो आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। ये जो है नैतिकता के, बिना नैतिकता के व्यापार भ्रष्टाचार का कारण बनता है। अगले बोलते हैं बिना मानवता के विद्वान भी किसको बढ़ावा देता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, भ्रष्टाचार का कारण बनता है। तो छठवां बिना मानवता के विद्वान, और 7वां कारण है, यहां पर छूट गया था, मैं लिख देता हूं यहां पर, 7वां है बिना बलिदान के पूजा, बिना बलिदान के पूजा। तो उन्होंने बोला है कि इस तरीके की पूजा भी कोई काम की नहीं है जिसमें बलिदान निहित ना हो। यदि आप बिना बलिदान के पूजा करते हैं तो ये भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, भ्रष्टाचार का कारण बनते हैं।
तो ये जो 7 पाप हैं, इन 7 कारणों को भ्रष्टाचार का कारण मानने के कारण गांधी जी ने इनको पाप की संज्ञा दी है और कहा है ये समाज के 7 पाप हैं जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हमारा जो भ्रष्टाचार के अंतर्गत कारण और प्रकार वाला टॉपिक था वो समाप्त हुआ। आगे हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।